जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 47। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 चीजें। एक क्विज होगा आपका जो कि चैप्टर 8 पे बेस कर रहा है। फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। 2 केस स्टडीज है हमारी चैप्टर 7 की और असाइनमेंट में एक क्वेश्चन चैप्टर 8 का है। फिर उसके बाद चैप्टर 8 के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है अब आपको कुछ ऑडिट में कुछ थोड़ा सहूलत महसूस हो रही होगी, आसानी महसूस हो रही होगी। हाँ जी, कुछ दिनों के लिए आपको ये आसानी महसूस होगी। फिर उसके बाद एक चैप्टर सिर्फ हमारा बड़ा रह गया है जो कि प्रॉब्लम कर सकता है, वरना बाकी हमारा सारा ऑडिट इसके बाद सुकून वाला ही है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन वो एक चैप्टर बड़ा है, मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या सीखते हैं कि डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट सिचुएशंस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। चैप्टर 4 से भी बड़ा है क्या ये? चैप्टर 4 के मुकाबले का है, तकरीबन उतना ही है, तकरीबन उतना ही है। ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप देखें ना, उसके बाद आपको चैप्टर 4 आसान लगेगा। जिन स्टूडेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, प्रोसीजर उनमें कुछ रट्टा भी लगाना होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें कंसेप्ट्स भी हैं लेकिन रट्टा भी है, जबकि चैप्टर 4 में कंसेप्ट्स थे, रट्टा उसमें कम था। ऐसा ही है ना? तो जो चैप्टर हमारा एक समझ लीजिए आखिरी हर्डल अब रह गई आपकी ऑडिट में, मतलब टॉपिक्स और भी हैं, नए भी हैं, उनमें कुछ इजी भी हैं, कुछ डिफिकल्ट भी हैं। ये नहीं है कि ऑडिट बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन अमूमी तौर पर उनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, वो सीख लेते हैं। प्रॉब्लम एक चैप्टर 4 में थोड़ा सा होती है, फिर चैप्टर 6 को जो चैप्टर 7 कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को समझने में नहीं, लिखने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, और फिर जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर है इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है। ये 3 बड़े एरियाज होते हैं, इनमें से अगर आपकी इन 3 के ऊपर ग्रिप है ना, तो इसका मतलब आप पक्के ऑडिटर है। तो कितने स्टूडेंट्स को चैप्टर 4 हाइब्रिड क्लास में भी जरा मुझे बताइएगा इजी लग रहा है, मतलब अब चैप्टर 4 के ऊपर ग्रिप है, समझ है। और चैप्टर 6 कितने स्टूडेंट्स को इसके ऊपर ग्रिप है? 7 चैप्टर 7। बट ठीक, चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं क्विज को, क्योंकि अब चूंकि ऑनलाइन वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे। स्टार्ट करें जी। बेनिफिट्स आपको पता ही है, हाउ टू प्ले भी पता है आपको। 13 क्वेश्चन। आज थोड़ा सा चेंज हमने जो किया है वो ये कि टॉप 5 टू गेट नहीं, बल्कि टॉप 10 टू गेट 100। चलिए जी भाई, 1 मिनट नहीं, मुझे कोई 7 मिनट हो गया, ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप 7 मिनट में नहीं कर सके ना काम, तो 1 मिनट में नहीं कर पाएगा, छोड़ दे इसको। करें जी स्टार्ट, तैयार है? इजाजत है मेरे भाई? चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय एबीसी लिमिटेड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर सिमिलर एंटिटीज। कॉमनली यूज नहीं होता। व्हाट शुड ऑडिटर कंसीडर? क्या फौरन ये नतीजा निकाल ले कि कॉमनली यूज नहीं होता तो अनएक्सेप्टेबल है? नहीं, वो स्पेशल पर्पस भी तो हो सकता है। कॉमनली यूज का मतलब जनरल पर्पस नहीं, लेकिन स्पेशल पर्पस भी तो हो सकता है। तो देखना क्या है ऑडिटर ने कि क्या ये आया कि ये फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देखिए फ्रेमवर्क इज वाइडली एक्सेप्टेड ग्लोबली। ग्लोबली नहीं हमने देखना, हमने तो अपने ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से देखना एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक चीज ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी हो, हमारे लोकल ज्यूरिसडिक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो नहीं, लोकली चलना है ना। जैसे आप ग्लोबली फॉलो करते हैं आईएफआरएस को, पाकिस्तान में अगर आईएस 1 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, पाकिस्तान का कंपनी जब उड़ा के रख देगा आपको, वो कहेगा नहीं फॉर्मेट तो मेरा चलेगा। तो हमने ग्लोबली नहीं देखना, पाकिस्तान सर जो रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन की सर्कमस्टेंसेस है कंट्री की जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसमें देखना है कि उसके रूल्स के लिहाज से, नेचर ऑपरेशन के लिहाज से एक्सेप्टेबल है कि नहीं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 ये रहा जी। क्वेश्चन 2 आपके सामने। जी, मैनेजमेंट अनश्योर है अपनी रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? शुरू करते बस ऑडिट, अपने प्रोसीजर मॉडिफाई करें। अच्छा, बी और डी? डी क्यों नहीं? इनफॉर्मली लिखा, इनफॉर्मली थोड़ी बताएगा, वो तो मुखर जाएंगे बाद में इनफॉर्मली। हमने कंटेंट्स में पढ़ा था ना, अगर हमें लगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं पहचान रही, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, तो हमें उसे एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करना चाहिए। ज़बानी कलामी नहीं बताएंगे, रिटन फॉर्म में, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई अहम कंसेप्ट मुझे ज़बानी कलामी बता देना चाहिए कि उस कंसेप्ट को किताब का हिस्सा बनाना चाहिए, हिस्सा रिटन फॉर्म में। ये चीज इनफॉर्मली भी बताना चाहिए तो बता दे, लेकिन अहम चीज है रिटन डॉक्यूमेंट करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3। ये रहा जी क्वेश्चन 3 आपके सामने।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है कि अपनी रिस्पांसिबिलिटी को एक्नॉलेज नहीं करना, एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? रिफ्यूज कर दे कि मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर ले, मॉडिफिकेशन रिपोर्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, प्रीमाइज, शाबाश, ये प्रीमाइज पे पहुंच गए, प्रीमाइज में था ये, रिफ्यूज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 ये रहा। इधर नजर नहीं आ रहा, मोबाइल में नजर आ रहा होगा, इतना छोटा है मुझे भी नजर नहीं आ रहा। During the audit of ABC Limited, auditor realized that internal controls are insufficient to prevent material misstatement. What should the auditor proceed? पहला, ignore the issue and continue audit. Ignore नहीं करना, या document the deficiency and inform management, या immediately withdraw. Immediately withdraw थोड़ी करना है, withdraw इसके ऊपर थोड़ी करते हैं, internal control weakness के ऊपर। Withdraw किसके ऊपर करते हैं? Premise पे एग्री ना करे। During audit withdraw किस चीज पे करते हैं? एग्जाम्पल बताएं। During audit withdraw किस पे करेंगे? शाबाश। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो, तब करते हैं। जब इंटेग्रिटी डाउटफुल हो मैनेजमेंट की, तब करते हैं विड्रॉ। ड्यूरिंग भी इंटरनल कंट्रोल वीक होने पे विड्रॉ थोड़ी करते हैं, इंटरनल कंट्रोल वीक होने पे डॉक्यूमेंट करते हैं और मैनेजमेंट को दे देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। जो डॉक्यूमेंट करते हैं सफे का नाम क्या है? लेटर ऑफ वीकनेस। शाबाश। ये जो है परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कंट्रोल, खुदा का खौफ करें, ये कौन है? ये 50 से ज्यादा ओपिनियन इंटरनल कंट्रोल्स पे नहीं देता ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देता ऑडिटर। बोले ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देता। पाकिस्तान में नहीं ऐसा होता, किसी और मुल्क में होता, तो अमेरिका में शायद होता हो, तो होता, हमें उसे उधर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती होगी, हमें उसे कोई लेना नहीं। पाकिस्तान में नहीं होता ऐसा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 ये रहा क्वेश्चन। ABC Limited management provides all relevant information but restricts access to certain personnel. What should the auditor do in this situation? क्या करे? Continue the audit? Audit करे ऐसी सिचुएशन में? Okay. क्या करे? Inform management about need for unrestricted access? Yes, बिल्कुल ये करें। और फिर skip the restricted action and focus on other areas. ऐसे करना चाहिए नहीं। यहाँ लास्ट में क्या है कि complete the audit and issue a qualified opinion. हाँ, इन दोनों में कंपटीशन है। इसमें कह रहा है मैनेजमेंट ने अगर इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल की एक्सेस नहीं ना दी, इधर उन्होंने कह दिया कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें, उन्होंने कहा भैया करने दे काम, हमें जरूरी है, ये काम मिलना जरूरी है। और इधर वो कह रहा है क्वालिफाइड है, दोनों ठीक, लेकिन पहले क्या काम करते हैं? ये फर्क है इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में और कोर्स ऑफ एक्शन में। अगर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा होता ना तो अब कोर्स ऑफ एक्शन है, पहले ये फिर ये। अगर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट होता सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन, अब उसने कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पूछा कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, तो पहले ये कोर्स ऑफ एक्शन फिर उसके बाद में। लेकिन जो कि एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम पहले वाली करेंगे, ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है। समझ रहे हैं क्यों? ये खास तौर पे जो स्टूडेंट कहते हैं सर इम्पैक्ट ऑन बोर्ड में ये कभी डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट टू करेक्ट, कभी ये लाइन लिखी होती है, कभी नहीं लिखी होती। तो कब नहीं लिखी होती? जब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट होता है तब ये नहीं लिखी होती। और कब लिखी होती है? कोर्स ऑफ एक्शन में। जी मैनेजमेंट मना कर रही है, खुद क्यों बनाना है? मैनेजमेंट से ऊपर भी तो कोई होगा, जैसे सीनियर मैनेजमेंट, जैसे दो शाबिक गवर्नेंस, जैसे इवन उसको भी एक दफा क्या देते हैं, अब बच्चा ना पढ़ा सुन ना पढ़ा हो, उस्ताद को एक दफा बताना चाहिए उसे, भाई पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। वो सर ये कौन सी नहीं बात है, मुझे तो पहले पता है। फिर भी बता देना चाहिए कि नहीं? सिगरेट पीने वाले को बता देना चाहिए भाई मर जाएगा? नहीं, वो आगे से कहेगा भाई मर तो तू भी जाएगा, मैं थोड़ा एंजॉय करके मरूंगा, तो वैसे ही मर जाएगा। उसको ना बोले, उसको ना लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट को हमने बताना है कि भैया ये पर्सनल एक्सेस ना प्रोवाइड करेंगे, स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, बड़े मेहरबानी। पहले इधर ये जो व्हाट शुड ऑडिटर डू है ना, सारा कंसेप्ट इसमें है, एक कोर्स ऑफ एक्शन, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है। ऑडिटर एंगेजमेंट को कब एक्सेप्ट कर सकता है?
मेरा तो ख्याल है लॉ ने रिक्वायर किया तो बगैर कंडीशन के एक्सेप्ट करेगा, कंडीशन फिर भी रखेगा लेकिन मैनेजमेंट के सामने रखेगा, लॉ के सामने थोड़ी रखेगा। क्या कंडीशन? इफ मैनेजमेंट एग्रीज टू मॉडिफाई द फ्रेमवर्क, नहीं, लॉ ने रिक्वायर किया, मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, मार खा दिया लॉ से। एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस। एडिशनल डिस्क्लोजर क्या थे? एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्या है? एडिशनल डिस्क्लोजर्स, हाँ कंडीशन थी उसमें, कंडीशन में थी एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशनल डिस्क्लोजर के अलावा भी दो कंडीशन थे। अच्छा स्टार्ट ऐसे लिया उसने जैसे पूरा कंसेप्ट रगड़ के रख देगा, हैं स्टार्ट देके क्या करते हैं। एमसीक्यू मैटर, नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, ये फास्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, अगला सवाल वही होता है, तो फिर भी गलत करेंगे, बेफिक्र है, अभी बताया फिर भी गलत। कह रहे मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंसी लिमिटेड एग्रीज टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्लोजर ड्यू टू एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क, व्हाट मस्ट ऑडिटर इंक्लूड इन देयर रिपोर्ट? डिस्क्लेमर ओपिनियन करना चाहिए। एमसीक्यू मैटर, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, नहीं डिस्क्लेमर नहीं, एमसीक्यू मैटर। हाँ अगर वो डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करते फिर एमसीक्यू मैटर नहीं देंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे उसका इंपैक्ट क्या है हमारे ऑडिट पे, फिर वो इंपैक्ट देंगे। ओपिनियन पे क्या इफेक्ट आएगा वो याद है? अब खुद बताया, डिस्क्लोजर देके एमसीक्यू मैटर अच्छा कि डिस्क्लोजर ना देके अदर इंपैक्ट यानी क्वालिफाइड एडवर्स वो अच्छा। एमसीक्यू मैटर 8, ये रहा क्वेश्चन। Audit is required by law to undertake the audit, but preconditions are not fully met. How to address this? Refuse the engagement. Oh, भाई required by law है, खुदा का होकर पहले क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ ले। Accept and evaluate the effect on audit report. या state that audit will be limited in scope. या accept without any special consideration. Accept कर ले, लेकिन देखे impact on report क्या होगा। Refuse the engagement नहीं, ये जो refuse the engagement वाले हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा। किस लफ्ज को? रिक्वायर्ड बाय लॉ को रिफ्यूज नहीं करते। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन, ये रहा आपके सामने। Which of the following is not typically included in engagement letter for X+? Management agreement to provide representation, ये इंक्लूड किया जाता है। आइटम फी स्ट्रक्चर, ये फी या बेसिस ऑफ फी। आइटम प्रोसीजर फॉर इन्वेंटरी काउंट, एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये भी तो क्या नहीं किया जाता, प्रोसीजर्स नहीं लिखे जाते, बाकी तीनों चीजें लिखे। इसी तरह आईकैप इसको केस स्टडी को बढ़ा के आपसे पूछ ले ये चीज बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड किए जाके पहचान लेंगे। ये तो समरी फॉर्म में कंसेप्ट बताया ना, आईकैप थोड़ा केस स्टडी की शक्ल में देगा। ऑडिट प्रोसेस, शाबाश। आइटम फी स्ट्रक्चर होता है भाई, फीस और बेसिस ऑफ फी पढ़ा नहीं था हमने। अच्छा इन्होंने नहीं पढ़ा था, पढ़ के नहीं आया, ठीक है शाबाश। क्वेश्चन 10, Which element is not required in engagement but may be included if relevant? यानी कह रहा है ऊपर वाली लिस्ट में से ना बताओ, नीचे वाली लिस्ट में से बताओ। Inherent limitation of audit, क्योंकि पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड में था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट नहीं था। ये अगर जरूरत पड़े हम समझे कि मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, फिर आप दे सकते हैं। हैरानगी, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, फिर गलत कर दिया। ये वो है जो बस पढ़ लेते हैं, याद नहीं करते हैं ना, सरसरी से देखते हैं। हाँ सरसरी सा देखते हैं। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन सा मैंडेटरी, ये तो वही दोबारा आ गया, लेकिन इसमें से भी कुछ ना कुछ गलत करेंगे कोई ना कोई। कौन सा मैंडेटरी नहीं है? फी एंड बेसिस ऑफ फी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है भाई, ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ये रिक्वायर्ड है, ये तो इतना है, मैं इसके बगैर एंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करते जब तक ये डिसाइड ना हो जाए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा,
Which element is not explicitly mentioned as either mandatory or optional in engagement letter? Arrangements, client's internal control system, fees or basis of fee, audit procedure. अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे थोड़ा कुछ आर्गू कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस की बात जब करता है ना, तो वो डिस्कस कर देता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसकी लिमिटेशंस भी होती है, ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं होते। क्लियर? चलिए, ये रहा अब लास्ट क्वेश्चन। भाई जरा पानी ले बस बस बस। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर। Engagement letter facts limited states that management must inform the auditor about significant subsequent event. This statement is always included, never included if relevant, या optional based on audit size, included if relevant। शाबाश जी भाईजान, आ जाए। अब है हमारे टॉपर्स की बारी। ये हैं जी हमारे टॉपर्स। हाई पोजीशन आ जाती है, अभी आ जाती है। कैलकुलेशन तो करने दो उसको। जी 26 फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट पोजीशन, शाबाश। सेकंड पोजीशन किन की है? ये देखिए, हाइब्रिड क्लास में सेकंड पोजीशन किन की है? हाइब्रिड क्लास में, शाबाश शाबाश। थर्ड पोजीशन किन की है? हाथ उठाइए, शाबाश। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ हाइब्रिड में, फिफ्थ हाइब्रिड में बचा बैठा है। सिक्स्थ पोजीशन, शाबाश। सेवंथ पोजीशन ऑनलाइन है, सेवंथ ऑनलाइन किया है, नहीं सेवंथ भी हाइब्रिड में बिल्कुल। एट्थ पोजीशन, शाबाश। नाइन्थ पोजीशन, नाइन्थ ऑनलाइन वाली लग रही है। अच्छा, हाइब्रिड में नाइन्थ में। और टेंथ पोजीशन, शाबाश। टेंथ पोजीशन नहीं, हाइब्रिड अभी वो पेंडिंग लेक्चर होंगे ना उनके, वो पहले निपटा के जल्दी आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। होम असाइनमेंट में आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 25, 26 चैप्टर 7 का 25 और 26, ये थोड़ा सा डिफरेंट थे हमारे रूटीन की प्रैक्टिस से। ऐसा ही है। इनमें ऐसी क्या खास बात थी 25 और 26 में? ये कंटिन्यूस केस स्टडी थी, और खासतौर पे 26 जो है ना, हाँ जी, उसमें उसने लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया, एथिकल का भी पूछ लिया, और इसके अलावा उसको और अगर स्टैंडर्ड की वायलेशन है वो भी पूछ लिया। ये जैक एंड जिल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केस स्टडी। तो आइए अब इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, अगर प्रीमाइज में से कोई एक प्रेजेंट ना हो तो फिर हमने एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर देना है, पूरी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है जी। उन्होंने कहा सर अगर फ्रेमवर्क अनएक्सेप्टेबल है लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ है, हम 3 कंडीशन रखते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो एंड पे आपने 2 बातें बताई थी। नंबर 1 हम देखते हैं उसका इफेक्ट क्या है, यानी डिस्क्लोजर नहीं दिया, एडिशनल डिस्क्लोजर, तो वो मिस स्टेटमेंट बन जाती है। उसका इफेक्ट क्या, मटेरियल के परवेसिव, ये देखना है। और फिर था उसका रेफरेंस इंक्लूड करना एंगेजमेंट लेटर में, यानी आप उसके इफेक्ट की वजह से जो ओपिनियन देंगे, यानी इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, और इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। तो एंगेजमेंट लेटर के अंदर उसका रेफरेंस देना क्या आपके एडिशनल डिस्क्लोजर ना देने की वजह से हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, ये है रेफरेंस। यानी इस मसले का हवाला देना है एंगेजमेंट लेटर में कि एडिशनल डिस्क्लोजर आपने नहीं दिया, इस वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन हम देंगे, एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दिया, इस वजह से एडवर्स ओपिनियन देंगे। ठीक है, रेफरेंस का मतलब है इसका हवाला देना है। ठीक है, जैसे हम वो की ऑडिट मैटर में रेफरेंस नहीं देते, किसका, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन का, है ना, कि इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग आर अदर की ऑडिट मैटर्स, इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की ऑडिट मैटर्स। वर्डिंग समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो अब जरा मुझे गलती निकाल के दिखाइएगा। ड्राफ्टिंग तो आपकी बिल्कुल ही फारग है ना, ड्राफ्टिंग में से गलती आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मेरा भाई बताएगा फिर गलती। आप भाई, आप भाई नहीं है मेरे, मैं नहीं भाई, मुकर जा, भाई होने से मुकर गया।
In addition to matter described in basis for disclaimer of opinion, following are other key audit matters. भाई से पूछा, वो भाई से जी रिपीट कर, सुनता क्यों नहीं पहले? इन एडिशन आपने एरर आइडेंटिफाई करना है इस स्टेटमेंट के अंदर. इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की ऑडिट मैटर्स. बहन रहने दो, भाई को बताने दे, पहले उनको रोका है बाप शुरू होगी. अदर किस तरह आ रहा है? ये हाल है आपका. अदर इस तरह आ रहा है, ओटीएस है. क्या मसला है इसमें? तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में की ऑडिट मैटर सेक्शन आता ही नहीं है. चले जी 25. ये देखे रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हिच इकबाल हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्या पता चला हमें? फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं. कौन से वाला प्रिंसिपल? कोड ऑफ एथिक्स. अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूस केस स्टडी है, वरना हमें पता चल जाता कि हर एक पार्ट में अलग अलग प्रॉब्लम है, एडवांटेज मिल जाता ना हमें. लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, किसी सेंटेंस में होगा किसी में नहीं होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे. लेकिन इसमें एक गुड थिंग भी है. क्या हमें सिर्फ वो थ्रेट को आइडेंटिफाई डिस्कस करने का कह रहा है, सेफ गार्ड वगैरह की बात नहीं कर रहा. हमें सेफ गार्ड नहीं पूछ रहा कि वो बताओ. अच्छी बात कह रहा है. फ्रेंड ऑफ योर्स, आप ही का दोस्त है इकबाल, इज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको नहीं कोई एहसास हुआ कि आपका दोस्त इकबाल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, प्रैक्टिसिंग एज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो एक फर्म में पार्टनर भी बन गया है, लेकिन है तो आप ही का दोस्त. हाँ जी. Because of your relationship with him, you are aware that he has invested a substantial amount of his saving in a company owned by one of his clients. Self interest. प्रिंसिपल कौन सा? उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछा, थर्ड तो पूछे नहीं. सेल्फ इंटरेस्ट राइज होता है, ये ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल भी बताएंगे तो फिर बात पूरी होगी. कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी. पहुंच गए, आगे चलते हैं. फिर इसके बाद ए कॉमन फ्रेंड who happens to be a broker by profession recently took you into confidence and informed you that Iqbal had passed on to him some confidential information about this company where Iqbal had invested his saving. शेयर भी खरीदे, उसकी इन्फॉर्मेशन. उसने कहा मुझे क्यों फायदा हो, दोस्त वो जो जरूरत में काम आए, तो उसने दोस्त को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी. सही किया ना? दोस्ती का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. दोस्ती का हक अदा हो गया, प्रोफेशन का बेड़ा गर्क हो गया. कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ. As a result of this information, a broker friend was able to influence the price of the share of the company in the local stock exchange, due to which the price escalated, resulting in a considerable appreciation in the value of shares owned by इकबाल. इकबाल को फायदा हुआ. तो इस पैराग्राफ में दो प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं. एक ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी. सिर्फ ये नहीं, हमने केस स्टडी के अंदर सिर्फ ये लिखना हुआ है क्या वायलेट हुआ, ये भी लिखना होता है क्यों हुआ. क्या सिर्फ यही लिखना क्या कि क्यों भी लिखना होता है? क्या आएगा एब्सोल्यूट मैटर पैराग्राफ आएगा, सिर्फ ये बताना है कि क्यों स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, ये भी बताना है. स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अलावा कोई सी दो एग्जांपल्स बता दे जिनमें एब्सोल्यूट मैटर आता है, और कोई नहीं बोलेगा. शाबाश. नेचुरल डिजास्टर, और वो जो आपको समझ नहीं आती होती जिस एग्जांपल की. लिटिगेशन की तो समझ आ जाती है, शाबाश. इसकी एप्लीकेबल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रिक्वायर्ड, इसकी भी समझ आ जाती है. और जिसकी समझ नहीं आती होती सब्सिक्वेंट डिमांड. चले, ये तो बहाने से कंसेप्ट रिवाइज हो गया हमारा. यहां तक इस पैराग्राफ में दो एथिकल प्रिंसिपल वायलेट हो. क्लियर जी? कौन सा? और शेयर ले लिया, कहां डिपेंडेंट रहा वो? इकबाल हैज इंडल्ज्ड इन, इंडल्ज का मतलब क्या होता है? Involved in such activity more than often and appears to have a reputation of not being straightforward in his dealing with clients and have been careless in rendering services thereto, to the point that at times he shows up to work at the last minute to initial his report, generally finalized by his staff. कहता है वो क्लाइंट को गोलियां बड़ी कराता है, क्लाइंट को कभी कुछ बताता है कभी कुछ बताता है. तो कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सीधी बात नहीं करता, सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है. तो झूठ बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमें हमारे प्रोफेशन में कौन कहता है? आई कैप कोड ऑफ एथिक्स. इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है. और ये जो लेट आता है, सर्विसेज सही प्रोवाइड नहीं करता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, ड्यू केयर. बस एक ही कसर रह गई है क्लाइंट के साथ गालम ग्लोज करने वाली, बाकी तो हर काम कर रहा वो. अच्छा वो बात, अच्छा अगर वो भी करा होता है, अच्छा कोई पता नहीं, आगे ये बता दे आखिर दोस्त किसका है. Recently, he has been accused of being completely out of touch with the latest development in the profession and is least bothered about it. In fact, ये प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशन में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं. कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हो रहा है 24, पहले 2019 था, 24 आ रहा है, उसको पता ही नहीं है. आई कैप ने वेबिनार कंडक्ट करा, उसने अटेंड नहीं किया, उसको पता ही नहीं चला. लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ जी, वो सीफैप के लिए, अभी आपके लिए नहीं है. फिर आखिरी चीज,
लॉ की वायलेशन, हाँ, वो जो शेयर्स खरीदे हैं उसमें लॉ भी मना करता है। तो उन्होंने कहा सर वो प्रोफेशनल बिहेवियर में भी नहीं आएगा, क्योंकि लॉ की वायलेशन करना प्रोफेशनल बिहेवियर में आता है, यानी ऐसा एटीट्यूड रखना कि लॉ को कुछ भी ना समझना, बिल्कुल इनडायरेक्टली आता है, इनडायरेक्टली तो वो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी का। फिर कह रहा है कि in fact he has been found to have openly carried out activities which you regard as highly objectionable behavior। ठीक है, पार्टनर बना है। तो ये कौन सी वाला थ्रेड राइज हुआ लास्ट में? प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लियर हो गया? अहम चीज आपने ना सिर्फ ये कि ये बताया कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है ये भी बताया। केस स्टडी में क्यों का आंसर ज्यादा अहम होता है। डन? कोई इसमें और थ्रेड आपके ख्याल में जो डिस्कस ना हुआ हो? सारे हो गए। चलिए हाँ जी बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि सर ये जो इकबाल ने अपने ब्रोकर दोस्त को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी, इससे इकबाल को भी फायदा हुआ। अगर इकबाल को फायदा ना होता क्या फिर भी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट होता? फिर भी होता, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो पास ऑन कर दी। प्रिंसिपल उस वक्त ब्रीच हो गया जब उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरे को बता दी। अब चाहे उसने फायदा उठाया है, नहीं उठाया, या फायदा उठाने के चक्कर में नुकसान हो गया उसको, ये अलग बात है। प्रिंसिपल उस वक्त वायलेट हो गया जब इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई। नेक्स्ट, जैक एंड जिल। रिक्वायरमेंट में क्या करें? अच्छा, रिक्वायरमेंट को जरा मैं आपको समझा दूं। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस लीगल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वायलेशन बाय जैक। लीगल का मतलब क्या है? चैप्टर 6 की वायलेशन। एथिकल का मतलब क्या है? चैप्टर 7 की। और प्रोफेशनल का मतलब क्या है? बाकी कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की वायलेशन। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं एससीसीपी की, ये रिक्वायरमेंट्स हैं आईकैप की, और ये रिक्वायरमेंट्स है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, आईफैक की। ठीक है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की भी वायलेशन हो रही है ना, वो भी बता देनी है। बता देंगे? चलिए, मार्क्स थोड़े नहीं है। कितने मार्क्स हैं? 8 नंबर हैं। मार्क्स ज्यादा है। आपने कौन सा, आपका ख्याल आप 8 आइडेंटिफाई करने के 4 मुश्किल से होने आपसे। जैक इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलाइज्ड इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। वायलेशन होगी, उसको तो सिर्फ ऑडिट में एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई वायलेशन नहीं है तो अच्छी बात है, वो कॉम्पिटेंट है। जिल इज ए लॉयर स्पेशलाइज्ड इन टैक्स एंड अदर कॉर्पोरेट रिलेटेड मैटर्स। जी, कोई प्रॉब्लम? बोथ डिसाइडेड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी इन द नेम ऑफ जैक एंड जिल प्राइवेट लिमिटेड इन लाहौर। ये वायलेशन कैसे वायलेशन हुई? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। पहली बार। अजय बताइए, लीगल है, एथिकल है, प्रोफेशनल? लीगल। अब गिनते जा भैया, एक हो गई। Opening of the business office was announced in a full page advertisement in newspapers of Lahore. Full page advertisement नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट होता है ना, करना मना है। हमारे प्रोफेशन में एडवर्टीजमेंट करना अनएथिकल समझा जाता है। हाँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे तरीकों से, इनफॉर्मल वे से। ठीक है, असूली तौर पे एडवर्टीजमेंट करनी भी हो तो बहुत ऑब्जेक्टिव रह के हमने कर। तो इस पे हमें जो फुल पेज है ना, जब उसने कहा था ना कि एक सिंपल कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटा सा इश्तिहार दे दिया, वो शायद हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता। जो पूरा अखबार का पूरा पेज ले लिया, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इससे लग रहा है हमें कि ये कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, अनड्यू पब्लिसिटी है। इसको हम बोलते हैं अनड्यू पब्लिसिटी। सीए फर्म्स के लिए अनड्यू पब्लिसिटी करना मना है। ठीक है, चले ये 50-50 कर लेते हैं। हो सकता है कितने सोर्सेस को आइडेंटिफाई किया है एज। अच्छा किया। फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्लाइंट वाज Al-Azhar Textile Mills Limited, a listed company on Lahore Stock Exchange. As Jill is already providing legal services to the same client, Jack offered 20% special discount in fee charged by previous owner. अंडरकटिंग हो गई। एक और थ्रेड भी हो गया है, ऑडिटर भी है और अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। लिस्टेड कंपनी को कोई अदर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनलिस्टेड को कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। ऐसा ही है ना, बुक कीपिंग सर्विसेज सेम रूल, लिस्टेड को प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनलिस्टेड को कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। क्लियर? तो इसमें एक लाइन में 2 वायलेशंस हैं, एक लीगल सर्विस वाली और एक अंडरकटिंग वाली। लिस्टेड कंपनी को प्रीडिसेसर राइटर से कम फीस। 2 इश्यूज कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। मैं एडवर्टाइजमेंट वाला काउंट नहीं करा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है असल में। एडिशनल कंसेप्ट कुल मिला के 4, लेकिन मैं फिलहाल 3 के साथ चल रहा हूं क्योंकि हो सकता है एडवर्टाइजमेंट वाला आप आइडेंटिफाई ना कर पाए। आगे चलें जी, एडवर्टाइजमेंट वाला निकाल के 3 है ना। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, जैक फाउंड दैट कंपनीज बिल्डिंग विद ए book value of rupees 6.4 million was pledged as security for a 10-year term loan in the amount of rupees 2 million. बिल्डिंग 6.4 मिलियन की थी, उसे 2 मिलियन का लोन हासिल करने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दिया गया। ये तो गलत किया ना। 6.4 मिलियन वैल्यू है तो लोन 6.4 का ही होना चाहिए था। जरूरी नहीं है कम अमाउंट, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Client's financial statements did not mention that the building was pledged as security.
However, as the failure to disclose this did not affect either amount of the assets or the amount of liabilities, and the audit was satisfactory in all other respects, Jack tendered unqualified opinion on company's financial statement. ये ले डिस्क्लोजर का नाम अमाउंट चाहे ठीक हो, डिस्क्लोजर का नाम होना मिसस्टेटमेंट होती है, ये इसको नहीं पता था। तो ये तीसरा, लेकिन ये कौन सा है, लीगल क्या एथिकल? ना लीगल ना एथिकल, ये प्रोफेशनल है। कितने इशू हो गए? 4 हुए बस। आगे चलते हैं। Due to liquidity problem, half he was paid at start of the audit by issuing shares of the company to Jack and half is still outstanding. शेयर इशू किए हैं तो ऑडिटर शेयर होल्डर नहीं बन सकता। ये लॉ में भी है, एथिक्स में भी है। ठीक है, इसको किसी एक मिनट लॉ में डिस्कस कर लेते हैं हम कि वो शेयर होल्डर अगर है, शेयर एक्सेप्ट करता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, लॉ की वायलेशन भी होगी। नेक्स्ट, about 2 months after the date of his opinion, Jack learned that a bank was planning to lend money rupees 1.5 million in the form of mortgage loans secured against building. He realizing that the bank was unaware of the existing charge on the building, Jack notified the bank of the fact that company's building was already mortgaged for a term loan. Confidentiality principle violate हुआ। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को नहीं पता, आप क्लाइंट की इजाजत के बारे में प्रोवाइड कर दें तो कॉन्फिडेंस, इसे करना ये चाहिए था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रूल करता, ना इसे बताने की जरूरत पड़ती और वो ना ही वो वायलेशन होती प्रोफेशनल। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। प्रोफेशनल इशू है, एथिकल या लीगल? एथिकल। शाबाश। कितने हो गए? 6 हो गए बस। ठीक है, 6 नंबर। किसी एक्सप्लेनेशन में उसने शायद ज्यादा नंबर भी रखे होंगे, किसी डेट। Shortly after the events described above, Jack was charged with several violations of legal, ethical and professional requirements. तो फांसी लगा देनी चाहिए कम से कम। नहीं लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए? और डिस्क्लोजर नहीं दिया उसने और अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, इस बात पे फांसी नहीं बनती। और शेयर्स खरीद लिए ऑडिट क्लाइंट के, इस बात पे फांसी नहीं बनती। नहीं बनती इस बात पे फांसी, मर्जी है आपकी। चलिए, बहरहाल वायलेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली जी। लीगल और एथिकल का पता चला, प्रोफेशनल का कैसे पता चला है? पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में से किसी की भी वायलेशन हो रही हो ना, तो उसे हम प्रोफेशनल वायलेशन या क्वालिटी कंट्रोल वायलेशन बोलते हैं। जब किसी क्वेश्चन में प्रोफेशनल वायलेशन या क्वालिटी कंट्रोल वायलेशन है तो उसका मतलब क्या है? पूरे चैप्टर लॉ और एथिक्स के अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, कहीं पे भी किसी कंसेप्ट की वायलेशन हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल इशू है, प्रोफेशनल इशू है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा प्रोफेशनल इशू था? एक ही लग रहा है मुझे, उसने जो उसको अनमोडिफाइड मिस स्टेटमेंट थी, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। बिल्कुल मेरे भाई टाइम हो गया, लेकिन पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 रह गया, ये ना पढ़ लें। State the matter which an auditor should consider to establish whether preconditions of audit are present. Preconditions of audit are present, इसके लिए कौन सा मैटर? हाइब्रिड क्लास में रूम नंबर 4 में सेकंड बेंच पे जो भाई बैठे हैं वो बताएं। 4 में सेकंड बेंच में, हाँ ये पहले वाले भाई से पूछ लें कि भैया कैसे इंश्योर करेंगे प्री कंडीशन प्रेजेंट है? क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए टू इंश्योर वेदर प्री कंडीशन प्रेजेंट? जी भाई बता दें। और जी भाई एक चीज है जो है और जो दूसरा है कि नहीं, आपने ये तो बता दिया फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या प्रीमाइज प्रेजेंट है, लेकिन ये नहीं बताया इंश्योर कैसे करेगा कि प्रेजेंट है। इंश्योर कैसे करेगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, कैसे इंश्योर किया जाएगा? कंसीडरिंग नेचर फंडिंग, नेचर फाइनेंशियल पर्पस, फाइनेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट। और प्री कंडीशंस प्रेजेंट जो प्रीमाइज हैं, ऑब्टेन एग्रीमेंट किस चीज पे? दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पांसिबिलिटीज फॉर। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने मैनेजमेंट के साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री कर लिया था, ऐसा ही है। आज जैसे ही ऑफिस में आए, वो बंदा पहले से बैठा हुआ, हमने कहा क्या हुआ भैया, अभी कुछ दिन पहले तो लेटर साइन किया है, कल यहाँ 2-4 दिन पहले। वो कह रहा है सर हम ये चाहते हैं कि अब इस एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज कर दें। बताइए क्या एक दफा एंगेजमेंट लेटर एग्री हो जाए रिवाइज हो सकता है? हो सकता है। याद रखिए ऑडिट में हर चीज रिवाइज हो सकती है। ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर क्या साइन, वो भी रिवाइज हो सकता है। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी वैल्यूएट की एक्सेप्टेंस स्टेज पे, एक्सेप्टेंस के बाद वो भी रिवाइज हो सकती है। रिस्क असेसमेंट की ऑडिट में सब्सिक्वेंटली रिस्क भी रिवाइज हो सकता है। मटीरियलिटी कैलकुलेट की, वो भी रिवाइज हो सकती है। ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान किए, वो भी रिवाइज हो सकते हैं। प्लानिंग भी रिवाइज हो सकती है। इवन ओपिनियन दे दिया, रिपोर्ट दे दी, मजे की बात सुने, वो भी रिवाइज हो सकती है। ऑडिट में हर चीज रिवाइज हो सकती है। अहम क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि कोई चीज ऑडिट में रिवाइज हो सकती है कि नहीं। असल सवाल ये है कब रिवाइज हो सकती है, कैसे, किस सिचुएशन में। तो हमने कहा भैया आप रिवाइज करना चाहते हो ठीक है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है चीजें रिवाइज कर सकते हो हर एक,
लेकिन चीजें रिवाइज करने की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप हमें वजह बताइए क्यों रिवाइज करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। रीजनेबल जस्टिफिकेशन हुई तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं हुई तो रिवाइज नहीं करेंगे, सिंपल। अब वो आपको बता रहा है स्टैंडर्ड ने 3 एग्जांपल, और ये एग्जांपल उसने खुद बैठ के नहीं बनाई, ये प्रोफेशन से निकाली है, अमूमी जो प्रैक्टिस में एग्जांपल्स होती है ना, जो क्लाइंट आया करते हैं उनकी लिस्ट बनाई, और भी एग्जांपल थी लेकिन ज्यादातर ये 3 थी। क्लाइंट आपको ये 3 में से कोई रीजन बोलेगा, आपने अब ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, कौन सी नहीं है। 3 एग्जांपल दे रहा हूं, आपने क्या डिसाइड करना है। क्लाइंट ने कहा सर पहले रीजन सुनिए, मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ पहली रीजन। उसने कहा सर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई हैं अफेक्टिंग नीड फॉर ऑडिट एंगेजमेंट, सर हालात चेंज हो गए हैं अब इसलिए हमें ऑडिट की जरूरत नहीं। हमने क्या एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसने कहा सर करना क्या था, हमने बैंक से लोन लेने के लिए गए थे, उसने कहा था ऑडिट करवा के लाओ फिर लोन दूंगा, ताकि पता चले एसेट्स लायबिलिटी क्या, चैप्टर में पढ़ा था ना बेनिफिट्स में। मैंने कहा ठीक है अब क्या हुआ, उसने कहा सर हमने ऑडिट शुरू करवाया, उधर से एक डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा करो मुझे शेयर इशू कर दो मैं पैसे दे देता हूं। अब हमने लोन लेके पैसे नहीं पूरे करने, शेयर इशू करके अपने पैसों की जरूरत पूरी करनी है। तो लोन की जरूरत नहीं तो ऑडिट की जरूरत। ये क्या है, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग नीड फॉर, पहली रीजन। चलिए अभी कमेंट नहीं करना, रीजन पहले सुनने पूरी। दूसरी रीजन, दूसरा क्लाइंट भी आ गया, उसने कहा सर मेरा भी एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करें, इसका करेंगे तो मेरा भी करना। मैंने कहा तुम्हारी रीजन क्या है, कहने का मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। हमें सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवानी थी, तो हमें किसी ने कहा कि ऑडिटर्स ये काम कर लेते हैं, तो हमने कहा अच्छा ऑडिटर्स ये काम कर लेते हैं, हमने ऑडिटर से आके कहा क्या है ऑडिटर ऑडिट कर दो। तो हमें क्या पता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना और एंगेजमेंट है, ऑडिट करना और एंगेजमेंट है। हमने कहा भैया हमारे स्टैंडर्ड में क्लियरली लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, इसे कंपाइलेशन कर सकते हैं हम, इसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलते हैं, ये अलग टास्क है। और ऑडिट करना वेरिफिकेशन होता है, रीजनेबल एश्योरेंस ये अलग टास्क है। क्लाइंट कहने का सर ये तो आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़े, मैंने थोड़ी पढ़े, मुझे नहीं पता कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में और ऑडिट एंगेजमेंट में क्या फर्क है, मुझे नहीं पता ऑडिट एंगेजमेंट में और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या फर्क है, मुझे नहीं पता क्वालिफाइड ओपिनियन में और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है। हमने कहा ये तो हमें भी नहीं पता है? नहीं पता ना, क्वालिफाइड ओपिनियन मॉडिफाइड में क्या फर्क है। ओपिनियन क्वालिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन में क्वालिफाइड भी आ जाता है, एडवर्स भी आ जाता है, डिस्क्लेमर भी आ जाता है। फिर उसने कहा सर आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता होगा मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है, मुझे नहीं पता। फिर हमने क्या कहा, ये तो हमें भी नहीं पता मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या फर्क है। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है सिर्फ एक सेक्शन मॉडिफाई हो रहा है, ओपिनियन। मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है बाकी के सेक्शन में भी हो सकता है चेंज आया ओपिनियन। जैसे एमसो मैटर आ जाए, रिपोर्ट मॉडिफाइड हो गई, अदर मैटर आ जाए, रिपोर्ट मॉडिफाइड हो गई, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ जाए, मॉडिफाइड हो गई, और मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाए। समझे, मॉडिफाइड रिपोर्ट की 4 रीजन है मॉडिफाइड रिपोर्ट की, मॉडिफाइड ओपिनियन, एमसिस, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न। लेकिन मॉडिफाइड ओपिनियन की एक ही रीजन, मॉडिफाइड ओपिनियन, वो लिमिटेड कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, सिंगल कंसेप्ट है मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड रिपोर्ट मल्टीपल कंसेप्ट है। बाहर आलिए ना, पहले समझ आई बात ना पाएगी ना। वापस आते हैं, हमने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग। अब भैया ये तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट कुछ और, ऑडिट कुछ और, आपको हमें बताना चाहिए था कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट चाहिए। उससे कहा सर गलती होगी, वैसा कीजिए, अब ऑडिट एंगेजमेंट को नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर दें, टर्म्स चेंज कर दें। क्लियर, बता दिया होगा हमने मैनेजमेंट को, लेकिन फिर भी वो आके कह रहे हैं सर गलतफहमी हो गई। ठीक है, एहसास हो गया, चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, सीए मुश्किल है, ये पहले बच्चे को बता दिया होगा, लेकिन अगर उसको 2 साल बाद पता चला वाकई मुश्किल है, उसने कहा मैं बीए करना चाहता हूं, तो उसे जबरदस्ती सीए करवाएं कि जाने दे, कैरियर प्लान उसका रिवाइज कर दे। तो शुरू में बता दिया था हमने रीजनेबल एश्योरेंस, उसे रीजनेबल एश्योरेंस का भी नहीं पता था, उसे ऑडिट का नहीं पता था। मिसअंडरस्टैंडिंग तो यही होती है ना कि कंसेप्ट के बारे में क्लियर ना होना। कॉलेज वाले ने बताया था 5 साल में सीए हो जाएगा, कॉलेज वाले ने बताया था 5 साल में सीए हो जाएगा। भाई एक मेरे बाप या दुखती रग पे हाथ रख देते हैं कभी कभी। ये आपको किसने बताया था 5 साल में सीए हो जाएगा? अच्छा वो जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, तो साथ ही पेट्रोल पंप वाला है, इससे क्यों नहीं पूछ लिया आपने? मोची भी बैठा साथ, उससे क्यों नहीं पूछ लिया? सीएस आने के मुश्किल क्यों नहीं पूछ लिया? और क्यों नहीं पूछ लिया? क्यों बता, रीजन बताएगा, आगे लेक्चर चलेगा। क्यों नहीं पूछा उससे? वो रेलिवेंट पर्सन नहीं है ना। क्यों रेलिवेंट नहीं है? उसने सीए नहीं किया। तो जब वो मोची रेलिवेंट नहीं है, पेट्रोल पंप पे जो खड़ा है वो रेलिवेंट नहीं है, तो इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ था जिससे पूछा था, तो गलती आपकी है। नहीं, वो सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन, उनका काम क्या है? ये तो आपका कसूर है ना। हमेशा जिस फील्ड से मशवरा लेना हो उस फील्ड के माहिर से मशवरा लेना चाहिए। मशवरा किसी और गलत मशवरा दे दिया, नहीं मशवरा देने वाला गलत है, उसको मैं सही नहीं कह रहा,
वो गलत, लेकिन गलत बंदे से मशवरा लेने वाला वो भी तो गलत है, वो भी तो गलत। तो क्या पता इतना मासूम है, मोबाइल में कोई ऐप पूछ ले, कोई मॉडल पूछ ले, कोई फीचर पूछ ले, इची बिची बता देंगे। हाँ, आई कैप की किस वेबसाइट पे एड्रेस क्या है, सिलेबस कहाँ पे मिलता है, ये नहीं पता होगा। इंटरेस्ट की बात है ना। आगे चलते हैं। फेसबुक लास्ट टाइम कब चेक की? 1 मिनट पहले। और आई कैप की वेबसाइट जब रिजल्ट आया था उसके बाद। ये है इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट। भाई छोड़े, वापस आए भाई, टाइम ज्यादा हो जाए फिर आपने शोरूम जा देना, वापस आ जाए। तीसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, एंगेजमेंट बाय मैनेजमेंट। तीसरा क्लाइंट भी आ गया, कहेगा सर मेरे साथ भी एंगेजमेंट लेटर एग्री किया था, वो भी रिवाइज करें। हमने कहा क्यों रिवाइज करें? उन्होंने कहा सर जी आपका बंदा हमारा एक फ्रॉड पकड़ने के करीब है, वो 10 उसने 10 वाउचर मंगवाए हुए हैं, 2 में फ्रॉड है, 8 हमने उसको दे दिया, वो कह रहा है मजीद 2 लाख में हमने वो इनवॉइस नहीं देने। ऐसा करो या तो इसको रिव्यू में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमने सुना रिव्यू में कम प्रोसीजर होते हैं, तो 10 की बजाय 6-7 से काम निबट जाता है। रिव्यू में करवा लो, चेंज कर दें इसको। क्या करें? चेंज कर दें। अब हमें वो मजीद इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। सिचुएशन समझ आ रही है? 3 सिचुएशन सामने। पहली कौन सी थी? मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं सॉरी, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग। तीसरा रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हमें। ये तो है वैसे उसने खुद कह दिया, क्लाइंट खुद नहीं कहता था, हमें अंदाजा हो जाता है किस वजह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। बताइए इनमें से पहले रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? है जी, ध्यान से फैसला करना है, कैरियर दांव पे लगा है आपका। दूसरी रीजन जस्टिफाइड है? तीसरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ क्लाइंट हमें इन सर्कमस्टेंसेस में आके कह सकता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करो। कभी रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी, कभी नहीं होगी। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? कुछ और क्रॉस करने हैं। और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, कुछ और। सबसे पहला कंसेप्ट वो आपसे पूछेगा सर्कमस्टेंसेस बताओ कब क्लाइंट आके हमसे कह सकता है कि टर्म चेंज करो। सर्कमस्टेंसेस 3 है। फिर कहेगा कि जब क्लाइंट आपसे कहे आके कि टर्म चेंज कर लो, आप फौरी यस कर देंगे कि किसी फैक्टर को पहले कंसीडर करेंगे? किस फैक्टर को कंसीडर करेंगे? रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। किस फैक्टर को कंसीडर करेंगे? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है चेंज एक्सेप्ट नहीं करना। फिर से रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये दो जो पहली वाली एग्जांपल है, ये क्या है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। और अगर वो कोई स्कोप लिमिटेशन की बात हो रही हो, एविडेंस नहीं मिल रहा, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो स्कोप लिमिटेशन की वजह से स्कोप लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए कहे टर्म चेंज कर लो, तो जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लियर? अच्छा एक चीज बता दूं, मुझे ये लेक्चर दौरान याद है, ये सारा जो कंसेप्ट है ना, ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो स्कोप टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना, वो तो लॉ ने बता दी होती है, उनको चेंज नहीं करते हम। बहरहाल केस स्टडी में आपको स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी की तरफ नहीं लेके जाएगा। सिंपल कहेगा क्लाइंट आपके पास आया और कहने लगा टर्म चेंज करने हैं। एग्जांपल पता चल गई कब आ सकता है क्लाइंट? 3। इन 3 में से किन 2 में रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, किसमें नहीं है? अब हम क्या सीखने जा रहे हैं भला आगे? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या करना है? गैस कीजिए, गैस। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना होगा? टर्म्स रिवाइज करने हैं। अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिवाइज टर्म्स के मुताबिक करने हैं। अब जो रिपोर्ट देनी है रिवाइज टर्म के मुताबिक देनी है। रिवाइज्ड रिपोर्ट के अंदर प्रीवियस एंगेजमेंट का जिक्र होगा? नहीं होगा। प्रीवियस एंगेजमेंट पे अगर कोई आधे पछाधे प्रोसीजर परफॉर्म किए उनका जिक्र होगा? नहीं होगा। अगर एग्री कर लिया। और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर क्या करना है? टर्म्स रिवाइज नहीं करनी और ओरिजिनल के मुताबिक कंटिन्यू करना है। क्लाइंट अगर ओरिजिनल के मुताबिक कंटिन्यू करने दे तो बहुत अच्छा, और अगर ओरिजिनल के मुताबिक कंटिन्यू ना करने दे, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, विथड्रॉल इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, इफ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकेबल, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अदर मैटर पे आएगा। शाबाश। अब आप जरा ये पढ़ के देखिए, मुझे बताएं कि क्या ये सारी बातें यही नहीं लिखी हुई? एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज ऊपर कह रहा है इफ चेंज इज रीजनेबल एंड ऑडिटर एक्सेप्ट, तो क्या करना है? नीचे कह रहा है इफ चेंज इज नॉट रीजनेबल एंड ऑडिटर डज, तो क्या करना है? चेंज रीजनेबल हो क्या करना है? टर्म रिवाइज करो, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं रिवाइज एंगेजमेंट के मुताबिक। और अब जो रिपोर्ट देनी है उसमें रीजनल ऑडिट एंगेजमेंट और रीजनल प्रोसीजर परफॉर्म का जिक्र। एक्स्ट्रा फीस तो लेंगे, ले सकते, बिल्कुल लेंगे। इफ चेंज इज नॉट रीजनेबल, कोड ऑफ एथिक्स के अलावा और किसी ऑडिट के कंसेप्ट में फीस का इशू नहीं आता। तो कोई कंसेप्ट ऑडिट का समझते हुए अगर आपके ज़हन में ये आ गया ना इसकी फीस कौन देगा, इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स में फीस के बारे में सोचना है। थ्रेट राइज होता है ना, कंटिंजेंट, हां सेल्फ शाबाश। इफ चेंज इज नॉट रीजनेबल, ऑडिटर डज नॉट एक्सेप्ट चेंज, कंटिन्यू करे ओरिजिनल। अगर मैनेजमेंट ओरिजिनल कंटिन्यू करने की इजाजत ना दे, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट क्या होगा? विथड्रॉल कर लेना है। क्या कर लेना है? अगर विथड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है और इसके आगे उसने बताया नहीं लेकिन मार्क्स ज्यादा हो तो इसके आगे क्या लिखेगा? डिस्क्लेमर ओपिनियन के आगे
क्या थोड़ा ऊंची कॉर्नर वाले भाई, हाँ जी। अदर मैटर पैराग्राफ, क्या गलती की है इसने भाई ने? 5 में से आधा नंबर मिला भाई को। 5 में से कितने नंबर मिले? 7.5 नंबर क्यों नहीं मिले? पहली चीज ये नहीं बताया अदर मैटर पैराग्राफ किस वजह से दिया जा रहा है, और दूसरा अदर मैटर पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन आनी वो भी नहीं बताई। भाई दरिया को कुएं में बंद ना किया करें। एग्जाम में केस स्टडी करते हुए दरिया को कुएं में बंद नहीं करना, दरिया को दरिया की तरह बहने दीजिए, ठीक है जी। कोई ऊपर ऊपर सीधा ऐसे ना करे यार, वो होता रहेगा पढ़ देंगे बता देगा, ऐसे ना करिए। देख ले भाई नहीं है, देख ले देख, मान तो जाना होता तूने बाद में। कल रहा हूं उधर, पता नहीं क्या किधर थे हम। अबे क्या है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के आगे अगर उसने लिखा हो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं, क्या क्या लिखेंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के आगे? हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, ये लिख चुके। आगे क्या लिखेंगे? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट का अगर सवाल होता है इससे आगे क्या लिखते? एज विड्रॉल पॉसिबल है, वी गिव अदर मैटर पैराग्राफ। आगे वी गिव अ बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, ये किसने बोलना है? वी डू नॉट गिव की अदर मैटर, ये किसने बोलना है? कब करेंगे तैयारी? केस स्टडी नहीं करे। आखिरी रिपोर्ट की केस स्टडी कब की थी मेरे भाई ने? आप बताएं, आपने कब की थी? लेक्चर पेंडिंग, उसका भी पेंडिंग, आपने कब की थी? ये ले। और अच्छा, और आखिरी दिन तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मर्जी है भाई आप लोग। ब्रेन स्केप था ये, ब्रेन स्केप को मुंह कब से लग गया है? ये नीले पीले कपड़े कब से पहनने शुरू कर दिए इसने? भाई ये समझ आ गया? नेक्स्ट कंसेप्ट, एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट। कह रहा है एक दफा एंगेजमेंट लेटर इस साल एग्री हो गया, अगले साल यानी रिकरिंग ऑडिट, इनिशियल ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर देना रिक्वायर्ड है, ये नोट कर लें। लेकिन रिकरिंग ऑडिट अगले साल क्या नया एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए कि ये भी चल सकता है? ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। नया एंगेजमेंट लेटर जाना चाहिए, फीस भी नहीं होगी, इफ देयर डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट भी वही, ऑडिटर भी वही, फ्रेमवर्क भी वही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही, नेचर ऑफ बिजनेस भी वही, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई नया स्पेशल टास्क नहीं है, नई स्पेशल असाइनमेंट नहीं दी ऑडिटर को करने के लिए, जब सारा कुछ वही तो एंगेजमेंट लेटर भी वही। लेकिन अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो जाए, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज हो जाए, अगर ओनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए, नेचर ऑफ बिजनेस में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो, अगर कोई स्पेशल असाइनमेंट दे दी गई हो, अगर लॉ रिक्वायर करे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर देना है, यानी अगले साल नया एंगेजमेंट लेटर इश्यू करना है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट दो हरफी बात क्या हुई? क्या रिकरिंग ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर री इशू किया जाएगा? डिपेंड करेगा। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई तो री इशू करेंगे, अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए नहीं। तो सर्कमस्टेंसेस से क्या मुराद है? कौन सी? सीनियर मैनेजमेंट, मेजर शेयर होल्डिंग, नेचर ऑफ बिजनेस, स्कोप, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लीगल रिक्वायरमेंट, स्पेशल टर्म्स, ये सारी चीजें। कह रहा है इट इज नेसेसरी दैट ऑडिटर सेंड्स एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट इफ देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो फिर जरूरी है एंगेजमेंट लेटर सेंड करना, रिवाइज करना अगले ऑडिट में, वरना सेम चलता है। हम एंगेजमेंट लेटर के एंड में लाइन लिख देते हैं, दिस एंगेजमेंट लेटर इज आल्सो वैलिड फॉर फ्यूचर ईयर्स अनलेस कैंसिल्ड बाय ईदर पार्टी। कहता क्या? इंडिकेशन दैट क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या करें फिर? पुराने वाले चलाएं कि नया? नए में खास तौर पे क्या करेंगे आप? स्कोप को डिफाइन कर देंगे के लिए, ताकि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई, एंगेजमेंट लेटर रिवाइज कर देंगे, वरना नए वाले कहेंगे सर हमें पता ही नहीं था, पुराने वाले साथ ही ले गए, हालांकि उधर ही पड़ा होता है फाइल में, एंगेजमेंट लेटर पीछे नहीं देखना होता है, दोनों को हम दोबारा एंगेजमेंट लेटर। अगर लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, नेचर ऑफ साइज ऑफ एंट्री बिजनेस चेंज हो जाए, अब दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज हो, ये तो सबसे बड़ा चेंज है प्रोबेबली। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ जाए, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में वो चार ओपिनियन होते हैं ना अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, याद है अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट? वो 4 अदर रिपोर्टिंग। हाँ भाई, ये भाई जो सर पकड़ के बैठे आज। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कितनी रिक्वायरमेंट्स थी? कितनी? 4। कौन कौन सी 4? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 4 से अगर 6 हो जाए या 4 से 2 हो जाए, एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इनडायरेक्टली हमारा स्कोप चेंज हो गया। और अगर क्लाइंट हमें कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स दे दे कि सर ऑडिट के साथ साथ ये भी काम करना है, तो आपको पता है हमने पहले पढ़ा हुआ एंगेजमेंट लेटर में कि अगर कोई और भी एंगेजमेंट होना उसको इसके अंदर फिट कर सकते हैं। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर दूसरी एंगेजमेंट को फिट कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर हमें कोई स्पेशल टास्क दे दिया ताकि के अंदर ही सारा कुछ को समझ आया?
आज हमने क्या सीखा? चेंज और रिकरिंग ऑडिट। चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और क्या मुश्किल थी कोई? 2-3 मिनट अभी भी हैं। छुट्टी रिकॉर्ड छोड़ दे अपना, आज तक नहीं जल्दी छुट्टी दी। चाय पिला दे, चले क्या भी क्या याद करेंगे, छुट्टी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। असाइनमेंट मिल गई ना आपको? 1 मिनट, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन रह गया, पूछिए क्या क्वेश्चन है। और भाईजान, भाई बताता है सवाल जी। हाँ, इन्होंने कहा सर वो जो पहली एग्जांपल थी, बैंक से क्लाइंट ने लोन लेना था, अब लोन लेने की जरूरत नहीं है, शेयर इशू करके पैसे आएंगे, तो उसमें चेंज इन टर्म कैसे है? उसमें तो एंगेजमेंट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। क्लाइंट आके हमें यही कहता है, सर एंगेजमेंट बिल्कुल ही जीरो कर दे, हमें अब ऑडिट की जरूरत ही नहीं है, आज से आपका मेरा रिश्ता खत्म। हम उसे रस्सी से बांध देते हैं। हम कहते हैं भाईजान जो अभी तक हम 10-12 दिन काम कर चुके हैं, इसके पैसे कौन देगा साहब किताब? वो फिर कहता है अच्छा दरमियानी रास्ता निकालते हैं, ना आपकी ना हमारी, ऑडिट चाहिए नहीं और बिल्कुल खत्म कर नहीं सकते, तो इसको करते हैं या तो लिमिटेड इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं या नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज करके, ताकि हमारी जरूरत नहीं है लेकिन आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया वो भी जाया ना हो, दरमियानी रास्ता ऐसे निकाल लिया जाता है। तो ये लोअर लेवल ऑफ इंश्योरेंस में जाना या नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट में जाना, ये भी चेंज इन टर्म्स है। क्लियर जी? असाइनमेंट रजिस्टर हमने देने हैं कि इन्होंने देने लेने हैं इनसे? हाँ, कल हमने अनाउंसमेंट की थी ना कि जो स्टूडेंट्स रोज का काम रोज कर रहे हैं उनके इनाम लेने का वक्त आया गया। तो जो रजिस्टर अपना कॉर्नर पे रख दीजिए ताकि हमारी टीम कलेक्ट करके चेक करके कल आपको इनाम के साथ वापस कर दे। आज की होम असाइनमेंट किसी अलग रजिस्टर या लूज पेजेस पे कर लीजिएगा। टाइम खत्म, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह।